Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Meera Girls College, Udaipur. Today, we are going to study the second part of cell cycle, that is M phase or multiplication phase. The M phase is a multiplication phase which takes about 5 to 10% of total time of cell cycle. The M phase may be mitosis or meiosis. The first is mitosis. It is also known as equational division. In mitosis is a process where a cell called mother cell or parental cell divides into two identical daughter cells. Both the daughter cells have the same chromosome number as in their mother cell. Students, I know that most of the students in your secondary botany class have opted हिंदी मीडियम. ये मैं जानती हूँ बच्चों, लेकिन क्योंकि अपन सब साइंस के स्टूडेंट हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो साइंस में हमें कोई भी टर्म्स हैं या डेफिनेशंस जो हैं वो दोनों ही लैंग्वेज में आनी चाहिए. दूसरा कारण ये है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसलिए भी हमें थोड़ा बहुत जो हमारे हम पढ़ रहे हैं उसके जो टर्म्स हैं या डेफिनेशंस हैं वह इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आनी चाहिए. वैसे तो देखो, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग हिंदी मीडियम छोड़ के इंग्लिश मीडियम ऑप्ट कर लो, लेकिन आप लोग जो थोड़ा समझने का जो काम है आप दोनों भाषा में करें, और लिखने का काम भले आप चाहो तो हिंदी में करो, नोट्स वगैरह बनाना हो जो भी हो. और मेरे जो वीडियो होते हैं जो मैं आप लोगों की क्लास के लिए लेती हूँ उसमें आप देखना कि मैं आपको दोनों ही भाषाओं में समझाती हूँ. और कई बार जब अगर आपको इंग्लिश में भी समझाया जाता है तो वो जो इंग्लिश है वो बिल्कुल सिंपल प्रकार की इंग्लिश होती है जो आप लोगों को थोड़ी आनी भी चाहिए. तो इसलिए हमारे आज का जो टॉपिक है वह है एम फेज. एम फेज इज द सेकेंड पार्ट ऑफ सेल साइकिल. दूसरी चीज ये है कि वीडियो से पहले और बाद में मैं आप लोगों का जो मेरा वाला जो यूट्यूब है उस पर मैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है हमारे सेकेंड ईयर का, उस पर मैं आपको पीडीएफ भी डालती हूँ. जो पढ़ाती हूँ वीडियो के अंदर उसका पहले और बाद में पीडीएफ भी डालती हूँ. तो आप लोग सभी पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें, इसके बाद आप वीडियो देखें, इसके बाद फिर पढ़ो और फिर वीडियो देखो. तो आप देखना कि आपको बहुत अच्छी तरह से सब चीजें समझ में आ जाएंगी. और वैसे भी किसी भी चीज को हम दो बार जब पढ़ते हैं समझते हैं तो आप देखना कि आपको वो चीज अलग ही समझ में आ जाएगी. तो ये पैटर्न आपको रखना चाहिए. तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको मैं आपको वापस एक थोड़ा सा समराइज करना चाहती हूँ, ब्रीफ में समझाना चाहती हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा कोशिका विभाजन. कोशिका विभाजन तीन तरह का है, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस. एमाइटोसिस हम लोगों ने पढ़ लिया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है. लेकिन यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं अधिकतर, और वहां पर जो न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल है, वह क्या है मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है. क्रोमोसोम नंबर जो है सभी स्पीसीज में अलग अलग हैं. इसलिए क्या है, इनमें जो सेल डिवीजन के जो प्रोसेसेस भी हैं वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. तो उनको समझने के लिए पूरा जो प्रोसेस है, जहां से एक जो सेल डिवीजन खत्म हुआ है वहां से लेकर जो नया वाला डिवीजन स्टार्ट होके खत्म होगा, उस पूरा जो प्रोसेस है दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस. वह एक चक्रीय प्रोसेस है जिसे अपन सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहते हैं. और कल और परसों की क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि विभाजन से पहले विभाजन की जो सारी तैयारियां हैं वह सेल साइकिल का जो पहला पार्ट है इंटरफेज उसमें पूरी हो जाती है. इंटरफेज को तीन भागों में बांटा गया है, G1 फेज,
S phase and G2 phase। क्योंकि डिवीजन से पहले जेनेटिक मटेरियल वह दुगना होगा, इसलिए इंटरफेज का जो सेकंड पार्ट है सिंथेसिस फेज, उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो रेप्लिकेशन के लिए जो सारी तैयारियां हैं वह G1 फेज में चलती है। कई तरह के प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं और एस फेज में सिंथेसिस हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा। और G2 फेज में क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रहा है, आरएनए सिंथेसिस हो रहा है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन बंद हो गया है। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर बनने के लिए ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो इंटरफेज का जो एंड है G2 फेज के एंड में ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये सब सारे काम जब पूरे हो जाते हैं तो कोशिका जो है वह एम फेज या मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर एंटर कर जाती है। अब एम फेज जो है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में मल्टीप्लिकेशन फेज है, उसमें दो तरह के सेल डिवीजन हो सकते हैं। फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकंड इज मियोसिस। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, और हिंदी में अब हम इसे क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। और मियोसिस को हिंदी में क्या कहेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। अगर किसी भी चीज को समझने से पहले उसकी जो टर्म है उसको आप समझिए। सम मतलब सेम, उसी के समान, सूत्र मतलब क्रोमोसोम। तो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस वह प्रोसेस है जिसमें एक कोशिका जिसमें विभाजन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, मदर सेल या पेरेंटल सेल। उसके विभाजन के बाद में दो कोशिकाएं बनेंगी विच आर कॉल्ड डॉटर सेल्स, और डॉटर सेल जो है वह मदर सेल या पेरेंटल कोशिका के बिल्कुल समान होगी। Then second and important part is the daughter cells have the same chromosome number as in their mother cell. For example, जैसे हम अगर होमोसेपियन का एग्जांपल है ह्यूमन का, तो अगर मदर सेल में 46 क्रोमोसोम है तो जो डॉटर सेल्स बनेंगी दो, उनमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे। Strasburger in 1870 observed mitosis first time, and Fleming 1882 used the term mitosis. This is the mitosis. The mitotic cell division completed in two stages. The first stage is karyokinesis and the second is cytokinesis. The first karyokinesis, karyo means nucleus. Karyokinesis or nuclear division is the division of parental nucleus into two daughter nuclei. Nucleus is a singular word, और एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे तो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या है, प्लूरल वर्ड है। The karyokinesis is again into four phases, the prophase, metaphase, anaphase and telophase। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि जो माइटोसिस जो है उसे पुनः दो भागों में बांटा हो गया है। जो पहला भाग है उसे अपन केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जबकि जो दूसरा विभाजन है इसके कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन कहा जाता है। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है, जो पहला जो पार्ट है दैट इज कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन, इसमें सबसे पहले जो केंद्रक है कोशिका के अंदर वह आगे जाकर के कई सारे प्रोसेस से गुजरता हुआ वह दो केंद्रक बनाएगा। तो कैरियोकाइनेसिस को चार भागों में बांटा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। द फर्स्ट phase is prophase. In prophase, differentiation of chromosomes from chromatin is occurred in this phase. The chromatin fiber become condensed and thick due to gradual decrease in water content and coiling to form
compact chromosomes. Each prophase chromosome is composed of two coiled filaments, the chromatids, which are the result of the replication of DNA during the S phase of interphase. As prophase progresses, the chromatids become shorter and thicker and held together by centromere. Due to disintegration of nuclear envelope, the nuclear material is released into the cytoplasm. जब मैंने आप लोगों को न्यूक्लियस पढ़ाया था, तब आपको ये बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, इट इज कॉल्ड क्रोमेटिन. और क्रोमेटिन कैसा होता है? उलझे हुए धागों के समान संरचना होती है. जब सेल डिवीजन की प्रोफेज अवस्था स्टार्ट होगी, तो ये जो क्रोमेटिन है वह धीरे धीरे क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा. और कितने टुकड़ों में, पीसेस में टूटेगा? जितना उस स्पीसीज का क्रोमोसोम नंबर है उतने टुकड़ों में टूट जाएगा. एंड नाउ दीज पीसेस आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. तो जैसे क्रोमेटिन टर्म आई तो आपको न्यूक्लियस के समय आपको इससे कोरिलेट करना चाहिए. अब जैसे ही हम क्रोमोसोम शब्द आया है तो आप लोग देखिए, मैंने जो क्लास ली थी क्रोमोसोम, वो वाली क्लास के सारी चीजें आपके को याद होनी चाहिए. अब ये जो क्रोमेटिन है जो आगे चल के क्रोमोसोम्स बना रही है, ये मोटा और छोटा बनने जो कहा है, कंडेंस जो है वो कैसे हो जाता है? क्योंकि धीरे धीरे इसमें क्या है, थोड़ा पानी बाहर निकल जाता है. और इसके अलावा क्या है, इसमें कॉइलिंग हो रही है. कॉइलिंग होने के कारण जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे स्प्रिंग होती है पेनों के अंदर, जो स्प्रिंग होती है ना, वो कॉइलिंग होती है. वैसे तो बड़ी होती है, कॉइलिंग होकर वो छोटी हो जाती है. तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो क्रोमेटिन है उसमें से वाटर कंटेंट भी निकल गया है, कॉइलिंग भी हो गई है. इसलिए अब क्या है, ये धीरे धीरे पहले की तुलना में थोड़े छोटे और मोटे होते चले जा रहे हैं और क्रोमोसोम्स बना रहे हैं. क्रोमोसोम वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर क्या है, क्रोमेटिड्स होते हैं. क्रोमेटिड कितने होते हैं? 2 होते हैं. और किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? बीच में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं. तो प्रोफेज का जो क्रोमोसोम है उसमें 2 क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं. और ये जो क्रोमेटिड्स हैं वो किससे के द्वारा जुड़े हुए हैं? सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े हुए हैं. अब एक क्रोमेटिड से 2 कैसे हो गए? इंटरफेज की सिंथेसिस फेज को याद करिए आप लोग, उसमें हमने पढ़ा था कि जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया. इस कारण क्या है कि जो क्रोमेटिड थे प्रत्येक क्रोमोसोम में अब 2 दिखाई देंगे. अब जैसे जैसे प्रोफेज की अवस्था आगे बढ़ती है वैसे वैसे क्रोमोसोम क्या है, और छोटे और मोटे और कंडेंस होते चले जा रहे हैं. इसके अलावा धीरे धीरे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह भी डिसअपियर होती जा रही है. इसके अलावा जो केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस या केंद्रिका पाई जाती है वह भी धीरे धीरे क्या है, डिसअपियर होना चालू कर रही है. The proteins of the kinetochores start organizing on the centromere of each chromosome. The spindle is formed in the center of the cytoplasm. It is made up of microtubules which are chemically consist of protein called tubulin. At the end of prophase, the nucleolus gradually disintegrates. Degeneration and disappearance of nuclear membrane marks the end of prophase. देखिए, क्रोमोसोम की क्लास में अपने पढ़ा था कि सेंट्रोमियर के पास के वाली जगह पर कुछ प्रोटीन की बॉडीज प्रेजेंट रहती हैं, दे आर कॉल्ड काइनेटोकोर. और उस समय मैंने आप लोगों को समझाया था कि काइनेटोकोर का क्या फंक्शन है, कि कोशिका विभाजन के समय काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच रहते हैं. तो प्रोफेज वाल की जब मिडिल स्टेज आती है उस समय सेंट्रोमियर के पास आकर के प्रोटीन जुड़ जाते हैं
जो कि आगे चल के काइनेटोकोर का निर्माण कर रहे हैं। और इसके अलावा जो कोशिका की देखिए अब है ना, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपीयर हो रही है, तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जेनेटिक मटेरियल है, वो कहाँ पर एक्सपोज हो गया? साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन है भी बीच के हिस्से में ही है, जेनेटिक मटेरियल है तो बीच के हिस्से में ही है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वह डिसअपीयर हो रही है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, जेनेटिक क्रोमोसोम है, वो सारे कहाँ पर आ गए हैं? धीरे धीरे कोशिका के मध्य में इकट्ठे हो गए, साइटोप्लाज्म के अंदर। और यहाँ पर धीरे धीरे जो स्पिंडल फाइबर है उनका भी निर्माण हो रहा है। अब स्पिंडल फाइबर किसके बने हुए हैं? कल की क्लास में हमने पढ़ा था ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन के। और इस ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ हुआ था? इंटरफेज की G2 फेज के लास्ट में। अब प्रोफेज अवस्था का एंड कब आएगा? एंड आते आते क्रोमोसोम जो हैं वह थोड़े छोटे और मोटे हो गए हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वह डिसअपीयर हो गई है।